नमस्कार। कोई भी कथन तभी जीवंत होता है जब वह हृदय से उठता है, होठों पर तैरने से नहीं। एरेस्मस का यह कथन है। हम पढ़ रहे थे पुनर्जागरण। मेरा यह वादा है कि आज तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा है, उससे भी बढ़कर हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री में जो आपका नॉलेज होगा वह वास्तव में इंक्रीज हो जाएगा। और अब तक आपने छोटे छोटे वीडियोज़ में पुनर्जागरण को एक साथ पूरा पढ़ा होगा, लेकिन अब हम डिटेल से बहुत सारे वीडियोज़ के माध्यम से सभी पूरे विश्व इतिहास की जो सीरीज है उसको मैं लेकर के आऊँगा। और उसके साथ में मेरा उद्देश्य इतिहास, दर्शन और लेखन वाला जो पार्ट है उसके ऊपर भी विशेष मेरा ध्यान रहेगा। आज हम पढ़ेंगे पुनर्जागरण कालीन साहित्य। पुनर्जागरण कालीन साहित्य की विशेषताएं क्या थी कि पुनर्जागरण काल के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा वो कला के विकास में और साहित्य के विकास में पड़ा। और किसी भी काल के अंदर जो विचार होते हैं वह वास्तव में उस काल के आईने को प्रस्तुत करते हैं और वह विचार साहित्य के माध्यम से और कलाओं के माध्यम से प्रस्तुत किए जाते हैं। तो हम पुनर्जागरण कालीन साहित्य पढ़ रहे हैं, जिसका विकास जो है आरंभ इटली से हुआ और बाद में यूरोप के भिन्न भिन्न देशों में वह फैल गया। सबसे पहले इसकी विशेषताएं देखते हैं। देसी भाषाओं का प्रयोग, इसमें टस्कन है, फ्रेंच है, अंग्रेजी है, स्पेनिश है, पुर्तगीज है, मतलब जो स्थानीय भाषाएं थी उनका प्रयोग किया गया था। पहले सारा जो साहित्य था वह लैटिन और ग्रीक में रचा गया था, मध्यकालीन और प्राचीन, जिसमें धर्म की प्रधानता थी, लेकिन इसमें धर्मेत्तर साहित्य को रचा गया और भौतिक जीवन को अधिक महत्व दिया गया। जबकि उस समय का जो मध्यकालीन साहित्य था वह धर्म प्रधान था, लेकिन अब क्या था, भौतिक जीवन को इसमें महत्व था। स्वतंत्र चिंतन और मौलिक साहित्य का सृजन, पहले भी हमने पढ़ा था कि उस समय जो लोगों के विचार थे उनको चर्च ने कैद करके रखा था मध्यकाल में, लेकिन इस काल में आते ही स्वतंत्र चिंतन का विकास हुआ और मौलिक साहित्य का सृजन किया गया, जिसमें चर्च और पोप और अन्य जो पुरानी संस्थाएं चल रही थी, सामंतवाद वगैरह, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए गए और नवीन तार्किक दृष्टिकोण से उनके ऊपर जो है व्यंग्य किए गए और उनके खोखलेपन को उजागर किया गया। फिर हम देखेंगे विभिन्न विधाओं का प्रयोग। इस काल में जो साहित्य रचा गया उसमें कहानियाँ भी थी, उसमें कविताएं भी थी, उसमें उपन्यास भी थे, सब कुछ उसमें निहित थे। और फिर हम देखेंगे मानवता प्रधान साहित्य। इस साहित्य के अंदर मानवता प्रधान साहित्य था। इसमें मानववाद का जो है इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी और पारलौकिक जीवन की बजाय इहलौकिक जीवन को विशेष महत्व दिया गया। व्यक्तिवादी, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के उत्थान में इस साहित्य को जो रचा गया तो उसकी मूल भावना ऐसी थी कि प्रत्येक व्यक्ति का जो जीवन है वह अमूल्य है और उसमें मानव अधिकारों जैसी जो बातें हैं वह भी निकल करके आती है। फिर है तार्किक दृष्टिकोण से युक्त साहित्य, हमने पहले ही पढ़ा है। प्रेक्षण और प्रयोग के माध्यम से सत्य के अन्वेषण की बात जो रोजर बैकन ने कही थी बाद के काल में, और विशेषकर जब पुनर्जागरण काल प्रारंभ हो गया था तो उसमें बहुत सारे लेखकों ने तार्किक माध्यम से जो चर्च के धार्मिक विचार थे और उद्देश्य थे उनको शंका के दृष्टिकोण से देखा और उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया। आगे अपन देखेंगे अलग अलग लेखकों के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में, उनके कार्यों के बारे में और उनसे क्या प्रभाव हुए उनको भी आगे है अंत में। पुनर्जागरण काल में सबसे पहले साहित्य का विकास हुआ कहाँ पर, इटली के नगर राज्यों में। उसमें भी सबसे पहले जो साहित्य का विकास हुआ वो हुआ फ्लोरेंस में, और फ्लोरेंस के बाद में केंद्र बन गया था रोम। उस काल की क्या विशेषताएं थी देखते हैं। प्रमुख साहित्यकार थे दांते, पेट्रार्क, बुकाशियो आदि। और सिनक्वेसेंटो, यह आरंभिक काल के थे। दांते, पेट्रार्क और बुकाशियो जब साहित्य का केंद्र था फ्लोरेंस, जब फ्लोरेंस से ही पुनर्जागरण का आरंभ होता है। दांते इसका आरंभिक कवि था। सिनक्वेसेंटो इटली के साहित्य में 16वीं शताब्दी को कहा जाता है सिनक्वेसेंटो।
इटली के साहित्य में 16वीं शताब्दी को कहा जाता है सिनक्वेसेंटो। यह साहित्य के विकास के दृष्टिकोण से बड़ी ही महत्वपूर्ण काल था। तो इसे क्यों कहा गया? क्योंकि इसी काल में इतालवी को लैटिन और ग्रीक के समकक्ष स्थान मिला। मतलब इसमें बड़े पैमाने पर साहित्य का सृजन जो है वो होने लग गया था। प्राचीन और आधुनिक प्रभावों का मिश्रण। साहित्यिक विकास का केंद्र कौन हो गया? फ्लोरेंस से हट करके क्या बन गया था? रोम। क्यों बना? क्योंकि इस समय वहाँ पर रोम के अंदर पोप थे लियो 10, जो कलाकारों और लेखकों के संरक्षक थे। इस वजह से साहित्य और कला को संरक्षण प्राप्त हुआ, जिस वजह से फ्लोरेंस की बजाय, मतलब जिसमें दांते, पेट्रार्क, बोकाशियो जैसे जो आरंभिक रचनाकार हुए, उनकी बजाय अब रोम केंद्र हो गया था। और यहाँ पर जो प्रमुख लेखक हुए फ्यूरियोजो, टासो और जकोबो संचारो आदि। आगे इटली के जो लेखक हैं उनको अपन अगली स्लाइड में लेते हैं, जिसमें सबसे पहले अपन दांते के बारे में पढ़ेंगे और उसके पश्चात क्रमिक रूप से सभी के बारे में पढ़ेंगे। पहले कवि पुनर्जागरण काल के दांते, जिनका काल रहा 1265 से लगा करके 1321 तक, और इनका जन्म हुआ था फ्लोरेंस में। फ्लोरेंस में इनका जन्म हुआ था। इनको पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, इतालवी काव्य का जनक कहा जाता है, मध्य युग का अंतिम और आधुनिक युग का प्रथम कवि इनको माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में है डिवाइन कॉमेडी, जो एक ईश्वरीय नाटक है और टस्कन में लिखा गया है। इटली की जो वर्तमान इतालवी भाषा है उसकी मूल बोली टस्कन है, तो टस्कन में लिखा गया है, पहला नाटक था। और आत्मा की स्वर्ग और नरक की काल्पनिक यात्रा का इसके अंदर वर्णन किया गया है। विशेष व्यंग्यात्मक इस पुस्तक का महत्व है। वीता नोवा, इसका अर्थ है नया जीवन। यह इनकी दूसरी रचना है वीता नोवा, और इसके अंदर प्रेम गीतों का संग्रह है। वीता नोवा प्रेम गीतों का संग्रह। वीता नोवा का अर्थ होता है नया जीवन। द मोनार्किया, द मोनार्किया जो है धर्म और राजनीति के पृथक्करण पर बल देती है, और इस वजह से यह पोप की विरोधी थी। पोप विरोधी होने के कारण इस पुस्तक को 1339 ईस्वी में सार्वजनिक रूप से जला दिया गया। आगे हम पढ़ेंगे फ्रांसिस्को पेट्रार्क। फ्रांसिस्को पेट्रार्क 1304 से 1374 तक इसका काल रहा। यह भी फ्लोरेंस का निवासी था, और इसको प्रथम मानववादी, क्योंकि यह मानववाद का बहुत बड़ा प्रशंसक था, पहला मानववादी था, मानववाद का जनक। मानववाद के बारे में हमने थोड़ी पहले भी चर्चा की थी कि परलोक की बजाय इहलोक में मनुष्य जीवन को जो बेहतर बनाने की बात करने वाले लोग थे उनको मानववादी कहा गया, और ऐसे लोग जो विभिन्न कलाओं में सिद्धस्त थे उनको रेनेसां मैन कहा गया। तो प्रथम मानववादी, मानववाद का जनक और प्रथम आधुनिक व्यक्ति, प्रथम मानववादी, मानववाद का जनक और प्रथम आधुनिक व्यक्ति के नाम से जाना गया। यह ग्रीक और लैटिन साहित्य का बहुत बड़ा भक्त था। हालांकि इसने लोकल लैंग्वेज के अंदर भी साहित्य सृजन किया। बाद में यह ग्रीक और लैटिन का बड़ा भक्त हो गया, और लैटिन में अधिक रुचि होने के कारण ही इसने अपने साथियों को भी लैटिन साहित्य को पढ़ने के लिए प्रेरणा दी थी। इटली और पश्चिमी यूरोप में इसकी काफ़ी ख्याति रही थी, क्योंकि इसने विभिन्न पश्चिमी यूरोपीय देशों की यात्राएं की थी और अलग अलग लोगों से मिला था, तो यह काफ़ी ख्यात था। और इसके साहित्य के बारे में चर्चा करें तो इसकी 4 प्रमुख रचनाओं के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसमें एक है अफ्रीका, जो काफ़ी लंबा गीत था, जिसमें रोमन सेनानायक सिपियो का वर्णन है। रोमन सेनानायक सिपियो का वर्णन है। और दूसरी इनकी रचना थी फैमिलियर लेटर्स। फैमिलियर लेटर्स में प्राचीन विद्वानों सिसरो, वर्जिल, होमर आदि को संबोधित किया गया है। फैमिलियर लेटर्स के अंदर जो पुराने विद्वान थे सिसरो, वर्जिल और होमर आदि, उनको इसमें संबोधित किया गया है। तीसरी इनकी प्रमुख रचना है लाइव्स ऑफ इलिस्ट्रियस मैन। लाइव्स ऑफ इलिस्ट्रियस मैन प्राचीन रोमन साम्राज्य के 31 प्रमुख व्यक्तियों के जीवन का जो है वर्णन इस पुस्तक के अंदर किया गया है। लाइव्स ऑफ, लाइव्स का मतलब होता है जीवन, इलिस्ट्रियस मैन, तो प्राचीन काल के जो 31 प्रमुख व्यक्ति थे उनके जीवन का इसके अंदर वर्णन किया गया है। इसके अलावा इनकी जो चौथी प्रमुख रचना है वह है सोनेट्स। सोनेट्स क्या है? 14 पंक्तियों का एक लंबा गीत है, जिसकी सबसे पहले सर्जन ही फ्रांसिस्को पेट्रार्क ने किया था, और इन्होंने इसमें अपनी प्रेमिका
लोरा को संबोधित करके कुछ गीत लिखे थे। इस काल का तीसरा प्रमुख लेखक है बोकाशियो। 1313 से लगा करके 1375 तक इसका काल रहा। यह भी फ्लोरेंस का निवासी था और पेट्रार्क का शिष्य था। पेट्रार्क मानववादी था, मानववाद का जनक था, तो यह भी मानववादी था। इसको इटालियन गद्य का जनक कहा जाता है और इसकी प्रमुख रचनाओं में देखेंगे तो सबसे प्रसिद्ध रचना जो है वो है डेकामेरॉन, जिसको 1348 में लिखा गया था। यह हास्य और व्यंग्य से युक्त 100 कहानियों का संग्रह है और समाज में व्याप्त नैतिक भ्रष्टाचार का मतलब है उस काल के नैतिक पतन का जो इसके अंदर वर्णन किया गया है। यूरोप में 1348 में एक भयंकर बीमारी फैली थी जिसको महामारी कह सकते हैं, जिसका नाम ब्लैक डेथ और काली मृत्यु के रूप में इतिहास में जाना गया है। तो ब्लैक डेथ या काली मृत्यु फैली थी 1348 में, उसका वर्णन भी डेकामेरॉन के अंतर्गत किया गया है। यह गद्य कृति थी, इसमें कहानियाँ थी, इसलिए इसको इटालियन गद्य का क्या कहते हैं, जनक कहते हैं। दूसरी इसकी प्रमुख कृति है फियामेटा। फियामेटा मनोवैज्ञानिक उपन्यास की पूर्वगामी कृति माना जाता है। परीक्षाओं में कई बार पूछा भी जाता है और विशेष असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम्स होते हैं उनमें कारण और कथन वाले या फिर बहुत सारे कथनों वाले कि निम्न में से कौन से सत्य हैं, निम्न में से कौन से असत्य हैं। तो ऐसे कथनों में विश्व इतिहास के संदर्भ में ऐसे प्रमुख लेखकों के ऊपर प्रश्न बनने की सबसे अधिक गुंजाइश रहती है, इसलिए हमें इन लेखकों के ऊपर पूर्ण रूप से तैयार रहना चाहिए। तीसरी इसकी प्रमुख रचना है जीनियोलॉजी ऑफ गॉड्स। जीनियोलॉजी का मतलब होता है वंशावली, गॉड्स का मतलब है देवता, मतलब इसमें देवताओं की वंशावली दी गई है। आगे हम पढ़ेंगे बोकाशियो के बाद में हम पढ़ेंगे निकोलो मैकियावेली 1469 से लगा करके 1527 तक। यह एक प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक और एक नाटककार रहा है। यह भी फ्लोरेंस का निवासी था और फिशर ने इसे सत्ता की राजनीति का कलाकार कहा है। फिशर ने कहा ऐसे सत्ता की राजनीति का कलाकार। आधुनिक चाणक्य कहा जाता है क्योंकि इसकी कृति जो है द प्रिंस, उसकी तुलना की जाती है अर्थशास्त्र के साथ में। अर्थशास्त्र जितनी यह महत्वपूर्ण पुस्तक है इसलिए इसको चाणक्य के साथ में तुलना की जाती है। इसकी धर्म और राजनीति के पृथक्करण पर इसने बल दिया था। इसका एक प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम है मैंड्रागोला, जो तत्कालीन समाज के ऊपर व्यंग्य करता है। और द प्रिंस की हमने चर्चा कर ही ली है, जिसकी तुलना की जाती है अर्थशास्त्र से। द आर्ट ऑफ वार, द आर्ट ऑफ वार में जो युद्ध है उसकी कला के ऊपर कुछ चित्रण किया गया है। फिर इसने फ्लोरेंस का इतिहास भी लिखा और जो प्राचीन रोमन साम्राज्य के इतिहासकार हुए लिवी, उनके कार्यों के ऊपर इन्होंने उनके कार्य का जो प्रथम 10 वर्षों का उनका लेखन था उसके ऊपर कार्य किया और उस पुस्तक का नाम है डिस्कोर्स ऑन लिवी, डिस्कोर्स ऑफ फर्स्ट डिकेड ऑफ टाइटस लिवियस। इसके पश्चात हम आगे पढ़ेंगे लोरेंजो वाला। पुनर्जागरण कालीन साहित्य में लोरेंजो वाला का योगदान 1407 से 1457 तक का इनका काल रहा है और इनको पुनर्जागरण काल में आलोचना का जनक माना जाता है। क्यों? तो इनकी जो कृति है डिक्लेमेशन कंसर्निंग द फॉल्स डिक्रेटल्स ऑफ कॉन्स्टेंटाइन, डिक्लेमेशन कंसर्निंग द फॉल्स डिक्रेटल्स ऑफ कॉन्स्टेंटाइन, इस कृति के अंदर उन्होंने कॉन्स्टेंटाइन का डोनेशन नामक जो एक दस्तावेज था जिसके नाम पर चर्च वसूलियाँ करता था और कहा गया था कि जो प्रथम ईसाई सम्राट थे रोम के कॉन्स्टेंटाइन, उन्होंने इस दस्तावेज को जारी किया था और चर्च को इन वसूलियों के लिए जो अधिकृत किया था, लेकिन लोरेंजो वाला ने उसको जाली सिद्ध कर दिया और बाद के काल का बताया, इसलिए इनको आलोचना का जनक कहते हैं। अन्य लेखकों में देखें तो ल्यूडोविको अरियोस्टो 1474 से 1533 तक इनका काल रहा और इन्होंने ऑरलैंडो फ्यूरियोजो नामक महाकाव्य लिखा। ऑरलैंडो फ्यूरियोजो, ल्यूडोविको अरियोस्टो की रचना है ऑरलैंडो फ्यूरियोजो। टासो नामक प्रसिद्ध लेखक भी उन्होंने लिखा है जेरूसलम डेलिवर्ड, जेरूसलम डेलिवर्ड, टासो का है जेरूसलम डेलिवर्ड। जकोपो संजारो 1458 से 1530, इनका एक काव्य है जिसका नाम है अर्केडिया। क्यों फेमस है? क्योंकि इसके अंदर सामान्य देहाती और चिंता मुक्त जीवन का चित्रण
किया गया है। और एक अन्य लेखक है फ्रांसिस्को ग्युचियार्डिनी, जिन्होंने इटली का इतिहास लिखा। इटली का इतिहास किसने लिखा? फ्रांसिस्को ग्युचियार्डिनी। इतालवी साहित्य में बस इतना ही।